हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरबेलो खुश और आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये केस स्टडी है एप्पल कंपनी के बारे में जो कि गैराज से स्टार्ट हुई और आज ये मल्टी ट्रिलियन कंपनी है और पूरी दुनिया में इस कंपनी की धूम मची हुई है। एप्पल ने कैसे जीरो से स्टार्ट किया और आज वो एक टेक जायंट कंपनी है और उसकी नेटवर्थ $3 ट्रिलियन है और एप्पल दुनिया की वाहिद कंपनी है जिसकी वर्थ ट्रिलियन डॉलर्स में है। एप्पल ने अपने सबसे बड़े कंपटीटर ब्लैकबेरी को कैसे ओवरकम किया और एप्पल की ग्रोथ में स्टीव जॉब्स का क्या रोल है और सबसे अहम बात, एप्पल ने टेक इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली कैसे बनाई हुई है और एप्पल की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है। तो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एप्पल की कहानी शुरू होती है मिड 1971 में जब दो कॉलेज ड्रॉप आउट्स स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक की मुलाकात होती है और उस वक्त स्टीव जॉब्स की उम्र 16 साल थी जबकि स्टीव वोजनियाक 21 साल का था। स्टीव वोजनियाक एक सेल्फ एजुकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था और उसने जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया वो था ब्लू बॉक्स, जिसके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस और फ्री कॉल्स की जा सकती थी। स्टीव जॉब्स ने वोजनियाक का ये प्रोडक्ट ब्लू बॉक्सेस सेल की और उस वक्त तकरीबन 200 के लगभग इन्होंने ब्लू बॉक्सेस सेल की और एक ब्लू बॉक्स की कीमत $150 थी और जो भी उससे प्रॉफिट आया तो उसको स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने आपस में 50-50 किया। 1972 में स्टीव वोजनियाक ने अपना पहला वीडियो टर्मिनल डिजाइन किया और एक फिल्म के थ्रू उनको भी सेल करना स्टार्ट कर दिया। 1975 तक आते आते दोनों स्टीव टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इतने इंटरेस्टेड हो गए कि उन्होंने एक कंप्यूटर क्लब जिसका नाम था होम ब्रू कंप्यूटर क्लब उसको ज्वाइन किया और उसके एक्टिव मेंबर बन गए। अल्टायर 8800 और IMSI उस वक्त के न्यू माइक्रो कंप्यूटर थे जिन्होंने स्टीव वोजनियाक को अपने वीडियो टर्मिनल में एक माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड करके कंप्लीट कंप्यूटर क्रिएट करने के लिए इंस्पायर किया। मगर उसके पास इतना बजट नहीं था कि वो एक सेपरेट CPU अफोर्ड कर सके, लेकिन वो रुका नहीं। वो टाइम टू टाइम चीजों को सीखता गया, देखता गया और अपने कंप्यूटर की डिजाइन पेपर पे ही बनाने लगा और उस दिन का इंतजार करने लगा जब CPU अफोर्डेबल हो जाएंगे। फॉर्चुनेटली 1976 में ऐसा ही हुआ जब MOS टेक्नोलॉजी ने अपना 6502 चिप लॉन्च किया जिनकी प्राइस सिर्फ $20 थी। वोजनियाक ने उस चिप के लिए बेसिक लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा और कंप्यूटर डिजाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। 1 मार्च 1976 तक वोजनियाक ने एक कंप्लीट कंप्यूटर मशीन बना ली। वोजनियाक ने यह कंप्यूटर मशीन HP कंपनी को 5 बार दिखाई लेकिन HP ने हर बार उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जॉब्स को वोजनियाक की यह मशीन बहुत ही कन्विंसिंग लगी और इस आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की। कंपनी की इनिशियल फंडिंग के लिए जॉब्स ने अपनी गाड़ी भेजी और स्टीव वोजनियाक ने $500 में अपना जो प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर था उसको सेल किया। 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की शुरुआत 3 लोगों ने की, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। मगर रोनाल्ड वेन 2 हफ्तों के बाद कंपनी छोड़ गए। एप्पल कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट एप्पल वन कंप्यूटर जुलाई 1976 में सेल करना स्टार्ट कर दिया। एप्पल वन कंप्यूटर की फीचर्स की बात की जाए तो उसमें एक टीवी डिस्प्ले था जो कि उस वक्त बहुत सारी मशीन्स में नहीं था। उसके अलावा रोम में एक बूटस्ट्रैप कोड था जो कि मशीन को जल्दी स्टार्ट करता था। एप्पल कंपनी ने अपना दूसरा प्रोडक्ट एप्पल 2 10 जून 1977 को लॉन्च किया। एप्पल 2 में टीवी इंटरफेस को रीडिजाइन किया गया और उसमें कलर और ग्राफिक्स भी इंक्लूडेड थे। साल 1979 में एप्पल कंप्यूटर बिजनेस वर्ल्ड में अपनी एक अलग लेवल पे ही जा पहुंचा जब उसने अपने एप्पल 2 कंप्यूटर में विजीकैल्क नामी एक एप्लीकेशन को इंक्लूड किया और इस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ने एप्पल 2 कंप्यूटर के लिए बिजनेस मार्केट क्रिएट किया। एप्पल 2 इतना कामयाब डिजाइन साबित हुआ कि 1993 तक उसने 6 मिलियन यूनिट सेल किए। अप्रैल 1985 में एप्पल के CEO जॉन स्कली ने स्टीव जॉब्स को रिजाइन करने पे मजबूर किया और वोजनियाक पहले ही कंपनी छोड़ चुका था। जॉब्स के बाद एप्पल का सवाल शुरू हुआ और उसकी सेल्स और शेयर्स डिक्रीज होने लगे। एप्पल को अलविदा करके जॉब्स ने अपनी एक अलग कंपनी बनाई जिसका नाम नेक्स्ट रखा। नेक्स्ट इंक ने अपना एक नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि बाद में मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम बना। जॉब्स के जाने के बाद एप्पल अपने ट्रैक से हट गया और कंप्यूटर के अलावा दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने लगा जिसमें डिजिटल कैमरा भी इंक्लूडेड था। 1996 में एप्पल कंपनी को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत हुई और जॉब्स की नेक्स्ट कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी को सेल किया और इसी तरह जॉब्स की एप्पल मैनेजमेंट में दोबारा वापसी हुई और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की फाउंडेशन बनी। जॉब्स ने आते ही एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को बंद किया और सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू किया जिसमें 2 कंप्यूटर और 2 लैपटॉप इंक्लूडेड थे और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का मैक वर्जन बनाने के लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप बनाई। जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर्स को इंप्रूव किया और iBook और iPod को एप्पल में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 1997 से 2007 तक एप्पल बहुत सारे iMac, iBook, iPods जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लेकर आया और तब तक एप्पल सिर्फ कंप्यूटर
मार्केट में ही खेल रहा था। एप्पल की असल कहानी शुरू होती है 2007 में, जब उसने अपना पहला फोन लॉन्च किया और ब्लैकबेरी जैसे ब्रांड को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहानी है दो कंपटीटर्स की जिनके मोबाइल डिवाइसेस की फीचर्स को लेकर डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज थे। ये कहानी है इनोवेशन की, किस्मत को बदलने वाली गलतियों की, कम्पिटेटिव पोजिशनिंग की और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस की। ब्लैकबेरी जो कि स्मार्टफोन की दुनिया का किंग था, कैसे आईफोन से हारा और अपने सबसे बड़े कंपटीटर को हराने के लिए एप्पल की क्या स्ट्रेटेजी थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं वो 4 फैक्टर्स जिनकी वजह से ब्लैकबेरी फोन मार्केट में एक रियल प्लेयर था। तो सबसे पहला फैक्टर है उसका प्रोडक्ट। ब्लैकबेरी के फोन्स में ईमेल कम्युनिकेशन कमाल की थी, जो कि उसकी सबसे बड़ी फीचर थी। उसके बाद आती है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत ब्लैकबेरी अपने डिवाइसेस इन्फ्लुएंशियल बैंकर्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेस लीडर्स को देता था और इसी तरह ब्लैकबेरी ब्रांड एक कॉर्पोरेट एलीट का सिंबल बन गया। तो थर्ड फैक्टर आता है यूजर एक्सपीरियंस। तो QWERTY कीबोर्ड की वजह से उसमें जो टेक्सटिंग थी वो जल्दी से और आसानी से की जा सकती थी और उस वक्त यूजर उसको बहुत ही पसंद करते थे। और उसके बाद फोर्थ फैक्टर उसका आता है सिक्योरिटी। ब्लैकबेरी की सिक्योरिटी फीचर की वजह से ब्लैकबेरी का बड़ी बिजनेस कॉर्पोरेशंस के साथ एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप कायम था। उसके बाद ब्लैकबेरी ने ब्लैकबेरी मैसेंजर के साथ ब्लैकबेरी पर्ल जैसे अफोर्डेबल मॉडल्स रिलीज किए जिसने यंग ऑडियंस को कैप्चर किया। ब्लैकबेरी की इतनी बड़ी मार्केट डोमिनेशन के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि एप्पल ने उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो फ्रेंड्स, ये 9 जनवरी 2007 का एक दिन था जब स्टीव जॉब्स स्टेज पर चढ़े और उसने दुनिया के साथ एप्पल के 3 विजनरी प्रोडक्ट्स को शेयर किया। तो सबसे पहला प्रोडक्ट था एक आईपॉड जिसमें पूरा टच कंट्रोल होगा, दूसरा प्रोडक्ट था एक रेवोल्यूशनरी मोबाइल फोन और तीसरा प्रोडक्ट था एक फास्ट इंटरनेट कम्युनिकेटर। लेकिन बाद में स्टीव जॉब्स ने ऑडियंस को बताया कि ये कोई 3 अलग प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि एक ही डिवाइस का नाम है जिसको उन्होंने नाम दिया है आईफोन का। उसने जैसे ही अनाउंसमेंट की तो वहां पे बैठे जितने भी ऑडियंस थे वो हैरान रह गए और इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उनमें एक क्यूरियोसिटी सी जाग उठी। Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. उसने फर्दर कहा कि मोस्ट एडवांस्ड फोन को स्मार्टफोन्स कहते हैं और ब्लैकबेरी को हिट करते हुए कहा कि कुछ कंपनीज हैं जो अपने मोबाइल फोन्स के साथ ईमेल फीचर या फिर प्लास्टिक कीबोर्ड अटैच करके कहते हैं कि वो स्मार्टफोन है, हालांकि वो स्मार्टफोन नहीं है और उनको इस्तेमाल करना भी बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद उसने आईफोन को इंट्रोड्यूस किया और उसकी फीचर्स बताते हुए कहा कि ये है स्मार्टफोन जिससे आप इंटरनेट ब्राउजिंग, मैसेजिंग, फोन कॉल या फिर म्यूजिक भी इंजॉय कर सकते हैं। और उसने फर्दर ऑडियंस को बताया कि वो सारे काम जो पहले आप डेस्कटॉप पे करते थे अब आप इस स्मार्टफोन में कर सकते हैं। उस दिन जॉब्स ने ब्लैकबेरी को एक खुली चुनौती दी और कहा कि इस वक्त सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है और वो है आईफोन। स्टीव जॉब्स की इस प्रेजेंटेशन का इतना असर हुआ कि 2007 में रिलीज होते ही एप्पल ने 1.4 मिलियन आईफोन सेल किए। मगर इतना कुछ होने के बावजूद, एक खुली चुनौती के बावजूद ब्लैकबेरी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उस वक्त जब आईफोन रिलीज हुआ तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, जैसा कि शॉर्ट बैटरी लाइफ, कॉल्स का ड्रॉप हो जाना और उसकी हाई प्राइस। और ब्लैकबेरी ने यह सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इतने सारे इश्यूज हैं, अपनी मौत आप मर जाएगा। मगर सबसे बड़ी रीजन थी ब्लैकबेरी के आईफोन के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कि उसकी लंबी टच स्क्रीन को लोग अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कीबोर्ड लेआउट के आदी हो चुके हैं। और ब्लैकबेरी ये भी समझता था कि आईफोन एक लाइफस्टाइल फोन है और वो बिजनेस को कैप्चर नहीं कर पाएगा, जिसमें ब्लैकबेरी की मोनोपोली थी। मगर आईफोन की डेवलपमेंट के वक्त स्टीव जॉब्स ने पहला काम ही ये किया कि उसने पर्सनल फोन और बिजनेस फोन के बीच में जो डिफरेंस था उसको कम किया और
फिर हम टाइम टू टाइम उसको खत्म करने में कामयाब भी हो गया। एप्पल अपने आईफोन को यूजर्स की नीड के मुताबिक डिजाइन करने लगा, जैसा कि 3G फोन रिलीज करना, पुश मेल फीचर्स इंट्रोड्यूस करना, मगर ब्लैकबेरी ने आम लोगों पे फोकस नहीं किया, ये सोचते हुए कि हम तो बने ही कॉर्पोरेशंस के लिए हैं। आईफोन जो आखिरी चीज लेकर आया जिसके बाद ब्लैकबेरी का कोई चांस नहीं रहा, वो थी ऐप स्टोर। ऐप स्टोर एक ऐसा स्पेस था जहां पे डेवलपर्स आईफोन के लिए थर्ड पार्टी एप्स बना सकते थे और डेवलपर्स ने ऐसे फनी और वायरल एप्स बनाए जिससे पब्लिक में आईफोन की डिमांड और पॉपुलरिटी बढ़ गई और इसी ऐप स्टोर से एप्पल को 30% प्रॉफिट भी मिला। 2009 तक आते आते एप्पल 21 मिलियन आईफोन सेल कर चुका था और अगले 3 सालों में यह नंबर डबल हो गया। इस रेस में जब तक ब्लैकबेरी को यह रियलाइज हुआ कि आईफोन की सक्सेस की वजह टच स्क्रीन है, तब तक आईफोन बहुत आगे निकल चुका था और ब्लैकबेरी ने भी अपना एक टच स्क्रीन फोन रिलीज किया जो कि उसकी ताबूत में एक आखिरी कील की तरह साबित हुआ। ब्लैकबेरी का ये स्टॉर्म नामी टच स्क्रीन फोन सुपर फ्लॉप रहा जो कि बहुत स्लो और अनरेस्पॉन्सिव था और 2012 से ब्लैकबेरी की सेल्स डिक्रीज होने शुरू हुई और आज उसका कहीं नामो निशान भी नहीं। मगर एप्पल एक के बाद एक अपने आईफोन रिलीज करता गया और आज पूरी टेक दुनिया में उसकी एक मोनोपोली बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एप्पल के बिजनेस मॉडल की और ये किस तरह यूजर्स की लाइफ में जाकर उनको बार बार अपने ही प्रोडक्ट्स यूज करने पर मजबूर करता है। एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना एक इकोसिस्टम बना रखा है और वो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग खुद इनहाउस करता है। इसी तरह से उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या अक्रॉस ऑल डिवाइसेज एक अच्छी इंटीग्रेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आईफोन यूज करते हैं तो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए आपको एप्पल का ऑनलाइन डेटा स्टोरेज iCloud यूज करना होगा, या फिर आप म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको एप्पल के वायरलेस एयरपोर्ट्स यूज करना होंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी के एयरपोर्ट्स एप्पल में नहीं चलेंगे, लेकिन एप्पल के जो अपने एयरपोर्ट्स हैं वो उसमें बहुत अच्छी तरह काम करेंगे और उसका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेस्ट होता है। और इसी तरह आप एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स भी यूज करना चाहेंगे क्योंकि उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की केमिस्ट्री अच्छी तरह से मैच होती है। एप्पल ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स की डिजाइन और एस्थेटिक्स पे काम किया है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव भी किया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैकबुक के जितने भी प्रीवियस वर्जन्स हैं उसका जो डिजाइन है वो थिन और स्लीक बनाया गया है। एप्पल ने हमेशा अपने आप को एक लग्जरी ब्रांड प्रमोट किया है और खुद को अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट किया है। एप्पल की एक बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि वो अपने आप से ही कम्पीट करता है, न कि दूसरों से। और एप्पल अपने जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है तो उसमें उसकी ये स्ट्रेटजी एक क्लियर नजर आती है। इसमें आप आईफोन सीरीज ही देख लें जिसका हर अपकमिंग फोन जो है वो अपने प्रीवियस वर्जन से किसी न किसी तरह से बेटर होता है। एप्पल हमेशा अपने कस्टमर्स की केयर करता है और एप्पल केयर के थ्रू कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करता है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले कस्टमर्स पर्पस बिल्ड एप्पल स्टोर से उनको यूज करके एक्सपीरियंस कर सकता है और उसके बाद उसको परचेज करने का डिसीजन ले सकता है। इसी तरह एप्पल ने अपनी एक ब्रांड लॉयल्टी बनाई हुई है। कस्टमर्स की प्राइवेसी एप्पल की टॉप प्रायोरिटी है और ऐसे ही एप्पल ने अपने कस्टमर्स के साथ एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाया है। आपको क्या लगता है एप्पल किस वजह से इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है? कमेंट में जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट एप्पल कंपनी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।